अस्सलाम वालेकुम। दूसरा रुख के साथ मैं हूं सैयद समर अब्बास। नाज़रीन, आज के शो में हमारे साथ खुसूसी तौर पर मौजूद हैं साबिक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान और पाकिस्तान जस्टिस एंड डेमोक्रेटिक पार्टी के सरबराह इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी साहब। और हम चौधरी साहब से जानेंगे आज के शो में कि असगर खान केस के फैसले पर अमल दरामद में ताख़ीर का जिम्मेदार कौन है, और अगर पैसे लेने और देने वालों के खिलाफ कार्रवाई होती है तो उनको मुमकिन तौर पर क्या सज़ा हो सकती है। और बात होगी क्या मियाँ नवाज शरीफ का मुंबई हमलों से मुतल्लिक बयान कानूनी तौर पर काबिल गिरफ्त है। और बात होगी शरीफ ख़ानदान के खिलाफ जारी नैब रेफरेंसेस की, और मुल्क की सियासत और इंतखाबी अमल में खलाई मखलूक का क्या किरदार होता है। और इसके अलावा और भी मुल्की सियासी और कानूनी अमूर पर हम जानेंगे। इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी साहब से बहुत शुक्रिया चौधरी साहब आज के शो में ज्वाइन करने के लिए। सबसे पहले असगर खान केस उसमें स्टार्ट हुआ है, उस पर जो आपका फैसला आपने सुनाया था 2012 में, उस पर अमल दरामद अब जाकर शुरू हुआ है। इस अमल दरामद में ताख़ीर का जिम्मेदार किसे समझते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। समर, ये मेरी खुशकिस्मती कहें कि उस बेंच को मैं हेड कर रहा था जिसने ये 28 अक्टूबर 2012 को एयर मार्शल असगर खान मरहूम के केस में जो फैसला सुनाया था। उसके बाद मैं दिसंबर 2013 में रिटायर्ड हो गया। अच्छा, इस दरमियान में क्या था कि ये जजमेंट हमने एग्जीक्यूटिव गवर्नमेंट को भिजवा दी थी। उस वक्त एग्जीक्यूटिव गवर्नमेंट थी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की। बिल्कुल। लेकिन उनकी तरफ से इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई, यहाँ तक कि 11 मई 2013 को मौजूदा मुस्लिम लीग नवाज शरीफ ग्रुप की हुकूमत कायम हुई। उसके जो सरबराह थे वो मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब खुद थे। और ये हुस्न सलूक है कि उनका अपना नाम भी बतौर उन अशखास के बशमूल बहुत ज़्यादा और भी नाम आ रहा था जिन्होंने उस वक़्त जो कि IGI बनी थी उसको इलेक्शनों में कामयाब कराने के लिए, जो कि IGI की सरबराही जिसका एक सेल बना हुआ था प्रेसिडेंसी में, और जिसमें असलम बेग साहब जो कि हमारे फार्मर पाकिस्तान आर्मी चीफ थे, और असद दुरानी साहब जो कि ISI के थे, और बहुत से ऑफिसर जो कि ब्रिगेडियर और कर्नल रैंक के भी थे, वो उसमें करता धरता थे। उनसे इन्होंने भी पैसे वसूल किए, जिसका सबूत एफिडेविट्स भी हैं। और वो यूनुस हबीब जो कि उस वक्त मेहरान बैंक के थे, उन्होंने भी अपना एफिडेविट दिया। उस पर इंक्वायरियाँ भी होती रहीं। जब इनकी हुकूमत आ गई, मैं नहीं समझता हूँ कि इन्होंने उसमें कोई दिलचस्पी ली। इन्होंने बल्कि ऐसे उसको कोल्ड स्टोरेज में डाल दिया शायद कि जिस तरह कोई जजमेंट आई ही नहीं है। और उसके बाद मेरी रिटायरमेंट के बाद, दिसंबर के बाद, और ज़ाहिर है आपको याद है कि जब मेरी और ये इनकी हुकूमत बनी और मैं अब तक चीफ जस्टिस था, कोई इनके साथ मेरा खुशगवार ताल्लुकात उस वक्त भी नहीं थे। ज़ाहिर है कि हम तो जो कानून की या आइन की बात करते हैं, हम तो चाहते हैं कि उसकी पाबंदी हो, लेकिन हम कोई इस किस्म का काम नहीं करना चाहते। ताहम अब अच्छी बात है कि मोहतरम चीफ जस्टिस मियां साकिब निसार साहब ने इस केस को टेकअप किया है। और मैं कल ही देख रहा था कि इस पे एक टीम भी बन गई है, और टीम में कुछ लोगों के स्टेटमेंट्स भी रिकॉर्ड हो गए हैं, जिसमें वो जो सरबराह थे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ असलम बेग साहब, असद दुरानी साहब, और मेरे ख्याल और भी कुछ लोगों ने, उन्होंने ये मामला असलम बेग साहब ने असद दुरानी साहब पे डाल दिया है कि मैंने मना किया था, ये ना करे, मेरे रोकने के बावजूद वो उन्होंने किया, खुद से करते रहे सारा कुछ। मुमकिन है ऐसा वो स्टेटमेंट बरी जिम्मा हो सकते हैं इसमें? नहीं, मैं नहीं समझता हूँ, क्योंकि अगर आप जजमेंट के कंटेंट्स को पढ़ें, जजमेंट के कंटेंट्स में एक बड़ी ही निहायत अहम बात हमने मतलब सुप्रीम कोर्ट ने दर्ज की थी। बिल्कुल। वो ये की थी कि आर्मी के जो कमांड होती है, जो कि सरबराह होती है, ये उनकी जिम्मेदारी होती है। और मैं ये समझता हूँ कि शायद अब इस किस्म का अगर वो कुछ स्टेटमेंट देंगे भी, बार के फैसला तो किसी अदालत को ही करना होगा। ISI को जो है वो गवर्नमेंट हेड करती है, वो उनके उसमें आती है ISI कंट्रोल में। नहीं, उसको भी मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखिए, ISI का जो हेड होता है वो आर्मी का सिटिंग जनरल होता है। बिल्कुल। और उसकी इंतजामी अमूर के लिए जितनी भी उसको रिपोर्ट्स करनी होती है अपने ISI, अपने चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को करनी पड़ती है। लेट जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने 1975 में
एक नोटिफिकेशन जारी किया था, वो नोटिफिकेशन का हमने जिक्र भी किया, और उसमें उन्होंने कहा था कि ये एक ऐसा सेल बनाया जाए आईएसआई में जो कि पॉलिटिकल लोगों पर नजर रखे। देखिए आईएसआई जो होती है ना, वो मुल्क की आंखें हैं और कान हैं। आईएसआई का काम बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये जो 1975 में जिसका मैं जिक्र आपके सामने कर रहा हूं, ये जो उनको असाइन किया गया काम, ये बिल्कुल गलत काम था। उसकी रूह से सिर्फ टू दी एक्सटेंट ऑफ के पॉलिटिकल, लेकिन जहां तक उनको कमांड है, कमांड उनकी आर्मी की अपनी रहती है, और हमेशा उन ऑर्डर को। फिर वो ये सरबरा जो है वो आर्मी से होता है, लेकिन वो ज़ेर इंतजाम तो सिविलियन गवर्नमेंट की होती है। नहीं, बिल्कुल नहीं होती। आपको याद होगा यूसुफ रजा साहब के वक्त में एक इस किस्म का नोटिफिकेशन हुआ था, तो वो उस वक्त बड़ा दाखिला के अंदर करना चाह रहे थे। उसको दाखिला के अंदर उसमें बड़ा जो है ना ऑब्जेक्शन हो गए थे। लेकिन आप मेरी बात पूरी सुन लेना। जहां तक आईएसआई का ताल्लुक है या आर्मी चीफ का ताल्लुक है, उसको अगर कोई भी हुक्म दे, उसको उस हुक्म को मानना होता है जो कि कानून के मुताबिक हो। ऐसा कोई भी हुक्म हो जिसके पीछे कोई कानून की वो ना हो, उसको आप मानने के पाबंद नहीं है। तो उस वक्त जब इनको ये पता था कि एक पॉलिटिकल पार्टी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो कि उस वक्त इलेक्शन लड़ रही थी, आप उनको इलेक्शन में हराने के लिए ताकि वो मैंडेट हासिल ना कर सकें, आपने इस किस्म का जो है ना एक वो आईजीआई के नाम से एक बनाया ग्रुप, और उनमें बहुत से लोग शामिल थे, और उनको शामिल करके फिर आपने उनको पैसे दिए। आपको याद होगा कि लेट ये हमीद गुल साहब ने भी अपने कई इंटरव्यूज में भी, आज भी आप अपने आर्काइव में कई जगह आपको निकाल कर दिखाएंगे, मैंने मानी हुई है ये बात कि आईजीआई बनी थी, और उन्होंने कहा था कि मुझे कोई बुलाए और वो मैं आज जाकर खुद एक्सप्लेन करूंगा कि ये किस तरह बनी थी और किन। यूनुस हबीब ने भी तो तकरीबन मान ली बातें सारी। यूनुस हबीब ने भी तो तकरीबन बातें सारी मान ली। इनका जो रिटन स्टेटमेंट था असलम बेग साहब का, असद दुरानी साहब का, कैटेगोरिकली ऐसी बात कोई नहीं मानी थी। यही बात जो आप बता रहे हो ना कि अपना बर्डन शिफ्ट कर रहे हैं एक और दूसरे पर। लेकिन आपको पता है कि जब इन्वेस्टिगेशन होती है, इन्वेस्टिगेशन में ये जरूरी नहीं होता है कि जो जवाब देने वाला आदमी है, जवाब लय जिसको हम कहते हैं लीगल लैंग्वेज में, उसकी बात ही मानी जाए, सर्कमस्टांसेस देखने जाए। क्योंकि इसकी वजह मैं एक और बताता हूं, इसी जजमेंट में आप एक और चीज भी पढ़ेंगे कि ना सिर्फ पैसे जो कि पॉलिटिकल लीडर्स को दिए गए, इसके अलावा कुछ पैसे तो बहुत ज्यादा थे ना, ये तो तकरीबन 1.14 मिलियन तकरीबन पता नहीं ऐसे था। बाकी पैसे जो एक अकाउंट था आईएसआई का सर्वे नंबर 202 वाले, उसमें जाकर जमा हुए थे। ये तो सारा रिकॉर्ड एफआईए मंगवा लेगी, ये सारा पूछेगी कि आपने किसके कहने पे किए थे। देखिए आईएसआई का जो भी होगा, कम हुआ है ये अब मैं नहीं कह सकता कितना एक पैसा वहां से लिया गया था, लेकिन ये पैसे इधर दिए थे। कुछ पैसे मैंने ये कहा कि कुछ पैसे जो मेरे इल्म में मैं वही बात करूंगा या जिस पर जजमेंट लिखी गई थी, क्योंकि अब तो मैं एक आउटसाइडर हूं और जजमेंट जो है ना पब्लिक प्रॉपर्टी है, अब तो मैं जजमेंट पे बात कर सकता हूं। सर एक चीज़ और भी है, जो ताखीर की बात होती है, जिस तरह आपने अभी बात की कि तकरीबन 14 माह बाद आप इस फैसला सुनाने के 14 माह बाद आप रिटायर हुए जाकर, लेकिन स्विस केस जो था $60 मिलियन का केस था, उस पर तो आपने अमल दरामद बेंच बना दिया था। ये जो जुर्म है पैसे लेना या पैसे देना और अवाम का मैंडेट चोरी करना, ये उससे बड़ा जुर्म नहीं था? इस पर अमल दरामद बेंच नहीं बन सकता था क्या? नहीं, वो ये दोनों ऑप्शंस हमारे पास होते हैं। उसमें इसलिए हमको बनाया गया था कि उसमें एक लेजिस्लेशन को हमने डिक्लेयर किया था, जो कि एनआरओ का ऑर्डिनेंस था ना, उसको हमने डिक्लेयर किया था, और उसमें वो लोग इन्वॉल्व थे जहां पर स्विस गवर्नमेंट के पास हमारा एक केस चल रहा था थर्ड पार्टी सिविल लिटिगेशन में, वहां पर बेंच को ही जुडिशियल ऑर्डर पास करने थे, अदरवाइज वो केस रीओपन ना होता। लेकिन यहां पर हमने अपनी जो फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है इस पर ट्रस्ट किया, और राइटली किया। हमको अपनी एजेंसीज पे ट्रस्ट करना चाहिए, और उनको करके हमने भिजवा दिया, जिनको अब मौजूदा वक्त में भी उन्हीं को कहा गया है, क्योंकि उसी जजमेंट की ये जो है रेशनल है कि आप उसको अमल दरामद कराएं। एक तासुर सर ये भी है कि आपने मियां नवाज शरीफ पर हाथ होला रखा, इस केस में भी आप चाहते तो जिस तरह अमल दरामद बेंच की बात की वो भी कर सकते थे, सख्त फैसला भी दे सकते थे, लेकिन हाथ होला रखा गया क्योंकि तासुर यह है कि उन्होंने अदलिया बहाली तहरीक में, बिलखुसूस आपकी बहाली में उन्होंने एक तहरीक चलाई थी बेसिकली, तो इसलिए हाथ उन पर होला रखा गया। ये तासुर है, इस पे आप रिस्पॉन्ड कीजिए। फिर आपने मिक्स किए ना, तो आप सुनिए भी। सबसे पहले तो ये बात है कि अदलिया बहाली तहरीक में इस सारी कौम का हिस्सा है, इस मीडिया का हिस्सा है, काले कोट काली टाई का हिस्सा है,
सिविल सोसाइटी का हिस्सा है। कोई भी ऐसा सेगमेंट नहीं है, चाहे वो डिफेंस से रिलेटेड हो, रिटायर्ड लोग डिफेंस के हों, या जो जिनकी हमदर्दियां थी कि ये जो है ना मुल्क में आइन की ही अमल दरामदी होनी चाहिए, उन सब का हिस्सा है। और एक मैं आपको बात बताऊं, उस वक्त जब ये 9 मार्च को जनरल परवेज मुशर्रफ ने मुझे सस्पेंड किया था, उस वक्त मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब 10 साल के लिए, जो कि इनका एग्रीमेंट है, जो कि हमारी जजमेंट है, जिस बेंच का मैं भी हिस्सा हूं, उसमें रिप्रोड्यूस हुआ, मुल्क से बाहर थे ये। एक तो फिर उसके बाद इतना ऐसा कोई माहौल बन गया हुआ था कि अगर इस्लामाबाद में उस रोज हमारी ये बहाली ना होती तो हो सकता कि कोई ऐसा एक्शन हो जाता पब्लिक की तरफ से, ऐसा जो है ना पब्लिक रिएक्ट करती कि शायद उस वक्त की गवर्नमेंट को भी कोई नुकसान उठाना पड़ता। ये बात पहले गलत। अब दूसरी सुने, ये फैसला मैंने आपको पहले भी डेट बता दी है। उस वक्त तो नवाज शरीफ साहब का नामो निशान भी नहीं था इस हुकूमत में। उस वक्त ये किसी हुकूमत में नहीं थे। FIA जो थी वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, जिसकी उस वक्त सरबराही यूसुफ पीपल्स पार्टी का था, नहीं वो कर रहे थे परवेज अशरफ साहब, उस हुकूमत की बिल्कुल उनके जिम्मे थी। और फिर FIA को अपनी जिम्मेदारी का सबूत इसलिए भी देना चाहिए था कि ये जजमेंट सुप्रीम कोर्ट की है, इसका बाइंडिंग इफेक्ट है। अभी तो 1 हफ्ता मिला है ना अब, लेकिन सिर्फ उनसे पूछा गया है कि इसकी रिपोर्ट आपने इम्प्लीमेंटेशन क्यों नहीं की है। इसलिए ये कहना या ये तासुर देना कि मैंने मियां मोहम्मद नवाज शरीफ पर हाथ हौला रखा और तहरीक की वजह से, उसको मैंने एक्सप्लेन दे दिया। और भी आप सुन लीजिए एक और बात, अगर मेरा इनके साथ कोई हाथ हौला रखने वाली बात होती, मेरी रिटायरमेंट के दिन मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब गिन गिन करना लोगों से पूछ रहे होते। किसी से इन्होंने पूछा कि उसने कब रिटायर होना है, उसने कहा जी कि उन्होंने तो होना है 11 दिसंबर 2013 को। तो रावी बकौल रावी मुझे नहीं पता, कहता उन्होंने आगे से जवाब दिया वो अपनी लैंग्वेज में, इतना टाइम लगेगा उन रिटायर होने वास्ते। और आपको याद है कि जिस वक्त तो उसकी क्या वजह है? उसकी वजह थी कि हमारा जैसे इन्होंने पहला बजट पेश किया, उस बजट में जो उन्होंने डिक्लेरेशन दी और उसी दिन से उसको इन्फोर्स किया, उसको हमने इमीडिएटली सुओ मोटो लेकर उसको सस्पेंड किया। हमने कहा लोगों पर आप टैक्स जरूर लगाएं और बड़ा हेवी टैक्स आप लगा रहे हो, लेकिन उस दिन आप लगाएंगे जिस दिन बजट पास होगा। बजट किस दिन पास होता है? जब फाइनेंस एक्ट पास होता है। आपने कैसे लगाया? और उसके बाद हमारे केस था अनीता तुराब वाला जो हमारे सुप्रीम कोर्ट ने दिया था, उसकी वायलेशन में इन्होंने कोई ट्रांसफर पोस्टेड कर दी, उस पर भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं। और फिर इस दरमियान में ये IMF से बहुत से ऐसे एग्रीमेंट करने जा रहे थे, बल्कि ट्रिब्यून अखबार में ये खबर भी आई थी कि इन्होंने ये छुपवाया कि जब तक ये चीफ जस्टिस यहाँ पर बैठा है हम लोग उस वक्त तक जो है ना ये काम नहीं करेंगे, हो सकता है कि वो इसको भी स्क्रैप कर दे। लेकिन मेरा इंटरेस्ट इस मुल्क में, मेरा इंटरेस्ट इस कौम में है, मेरा इंटरेस्ट कोई बाहर वालों किसी के साथ नहीं है। अगर इन्हें सजाएं होती हैं जिन लोगों ने पैसे लिए या दिए, बिल्कुल, तो किस तरह की सजा हो सकती है इनके खिलाफ, किस तरह की कार्रवाई हो सकती है? देखें ना, ये तो जो है ना इनका जो होगा ट्रस्ट होता है एक, जो ट्रस्ट होता है, ट्रस्ट में जब ये लोग जो है ना अमानत में खयानत की जैसे आप बात करते हो, फिर आप जो है दूसरों के मैंडेट को जो कि मैनिपुलेट करते हो, तो उसमें तो इनको सजाएं पाकिस्तान पिनल कोड के नीचे, एंटी करप्शन एक्ट के नीचे, और इसमें जो नैब के लॉज हैं उनके नीचे बहुत से ऐसे सेक्शन निकलेंगे जिसकी मुख्तलिफ सजाएं हैं, जो मुख्तलिफ सजाएं इनको होंगी, लेकिन जब ट्रायल इनका हो चुका हो। बहुत सारे सियासतदानों ने पैसे लिए। 2018 के इंतखाबात करीब, नॉमिनेशन पेपर्स ज़ाहिर लोग फाइल करेंगे, उनकी नामजदगी चैलेंज हो सकती है आर्टिकल 62-63 के तहत। ऐसे ऐसे लोगों की नामजदगी चैलेंज होनी है ना समर, आप देखिएगा। अच्छा, आपको पता होना चाहिए कि अब हमारे लीडरों में वो लीडर भी शामिल हैं जिनको शायद ये नहीं पता है अखलाकियात क्या होती है, उनको ये नहीं पता कि हम अपने बच्चे बच्चियों को किस तरीके से ट्रीट करते हैं और कैसे डिनाई करते हैं। आप वक्त का इंतजार जरा करें। वजह यह है कि इस कौम में बड़ी बड़ी वो आ चुकी है, वो क्या कहते हैं, अवेयरनेस। ये कौम अब किसी इस किस्म के लीडर को एक्सेप्ट नहीं करेगी। आपकी पार्टी चैलेंज करेगी? नहीं, बहुत से लोग करेंगे। हमारी पार्टी तो बहुत छोटी सी पार्टी है, लेकिन मैं जो आपको बता रहा हूं, मैं आपको वो हकीकत बता रहा हूं जो इस अवाम ने अच्छी तरह से अखज़ कर लिया हुआ है। अब तो इलेक्शन चाहे जो कुछ भी हो जाए, इलेक्शन ऐसा नहीं होगा
कि जिंदाबाद मुर्दाबाद पर। अब इलेक्शन होंगे कानून के मुताबिक। 62 जो 1F है, इखलाकियात की बात मैं करूंगा दोबारा, उसकी बातें होंगी। आप देखना लोग सबूत देंगे। अच्छा। सिर्फ इस मुल्क से नहीं, बाहर के मुल्कों से भी सबूत देंगे। आपकी बातों से मुझे इशारे तो आपके बनीगाला की तरफ जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। किसी का नाम नहीं लेता, देखिए ये तो आप लोग बनाकर कर लेते हैं, लेकिन नहीं, उसमें बहुत से लोग आएंगे। आप देखना ऐसे ऐसे लोगों के नाम आए होंगे जो अब वो कहते हैं ना जंपिंग शिप, और उनके पीछे नैब में केसेस हैं, सजाएं हुई होंगी। कल ही पता नहीं कोई साहब कहीं मतलब उन्होंने ज्वाइन किया, और डिफेक्शन है ना हमारे मुल्क में, तो आपको पता है कि जब भी वो देखते हैं ये अपॉर्चुनिटी के लिए डिफेक्शन की। साथ ही नैब वाले का एक वो चल रहा था, नैब के तर्जमान का, कि इन साहब के खिलाफ 2245 कोई जमीन पर कब्जा करने का नैब के सामने केस भी पेंडिंग है। तो क्या ये बात लोग नहीं उठाएंगे? और क्या ऐसी पार्टियां इनको फिर नोटिस देंगे कि नहीं देंगे? ठीक, इसी के साथ एक ब्रेक लेते हैं नाज़रीन। ब्रेक शामिल करते हैं यहाँ पे। ब्रेक के बाद हम बात करेंगे मियां नवाज शरीफ के मुंबई हमलों से मुतालिक बयान पर। बातों की छोटे से ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक द शो। इफ्तार चौधरी साहब, मियां नवाज शरीफ साहब का जो बयान है मुंबई हमलों से मुतालिक, उस पर काफ़ी शोर है आजकल पाकिस्तानी सियासत में। कानूनी तौर पर उनका ये बयान काबिल गिरफ्त है या नहीं? इससे पेशतर के मैं इसके आपका सवाल का जवाब दूं ना, समझो जो पहली बात मैंने अब की ना कि अब 62(1)F पे बातें होंगी, इसका स्टैंडर्ड सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने खुद लेट डाउन कर। ऐसा ही है। अब जो शख्स भी इलेक्शन में जाएगा वो ये नहीं कहेगा कि मुझसे भूल चूक हो गई थी और मैं उस वजह से नहीं कर सका था। लेकिन भूल चूक आपकी जायदादों के मामलात में तो हो सकती, औलादों के बारे में कुछ नहीं हो सकती। देखें आप इस मुल्क में जिस तरीके से मुअज़्ज़ज़ सुप्रीम कोर्ट ने एक लाइन सेट करके हमें दे दी है, उसमें ये नहीं है कि 62(1) पर लोगों ने घरों में जाकर, क्योंकि सर ये स्टैंडर्ड है। उनके मुतालिक तो ये था कि उन्होंने अपने बेटे से तनख्वाह नहीं ली थी, तो सुप्रीम कोर्ट ने कर दिया। आप किसी भी बंदे के बड़ी रुतलेस किस्म की तलवार चलने वाली है 62(1)F की आइंदा। आपको कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा रखना है तो आप इसको अमल करेंगे। अच्छा, दूसरी बात जहां तक आपने पूछी है समर साहब, इसमें एक मैं बात आपको बताऊं, जो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान होता है उसकी बहुत बड़ी जिम्मेदारियां होती हैं, उसके सीने में बहुत बड़े राज होते हैं। चाहे आप प्राइम मिनिस्टर, मैं अब चीफ जस्टिस नहीं हूं, लेकिन मैंने ओथ लिए हुए, मैं सिर्फ उन बातों पर बात करता हूं जो पब्लिक में आ गई है। ऐसी कोई बात नहीं करूंगा जो पब्लिक में नहीं है। इनको ये कोई टाइमिंग नहीं था कि इस किस्म पर वो राज जो कि आइन ने इनको दिए हुए थे, जिनको हम ये कहते हैं कि क्लासिफाइड इंफॉर्मेशंस। ये क्लासिफाइड इंफॉर्मेशन ये होती है कि जिस पर प्रिविलेज क्लेम किया जाता है कि ये मैं किसी को भी किसी भी हालत में नहीं बताऊंगा। आइन में लिखा हुआ, तो पढ़ा लिखा आदमी हो, उसमें नहीं बताऊंगा। जब आप ये बताते हो ना, तो एक तो आपने आइन की खिलाफ वर्जी की, दूसरी आप ये देखें ऐसा कोई ओकेजन नहीं है, ऐसा कोई टाइमिंग नहीं है कि आप अपनी ही इंस्टीट्यूशंस के जिम्मे लगाकर किसी और मुल्क को जो कि क्लेम कर रहा है, मैं तो क्लेम कहूँ क्योंकि मेरा तो ये आज भी ये कहना है कि वो जो इन्वेस्टिगेशन हुई थी जिसमें जो है ना वो हाफिज सईद साहब और इसमें जो हुआ था वो बिल्कुल गलत है। उसकी बेस बनाया गया था अजमल कसाब के कन्फेशनल को। अजमल कसाब का कन्फेशन हुआ था बॉम्बे में या वहाँ किसी मजिस्ट्रेट के पास। जब एक मुल्जम आपके पास है, उसकी जो है ना पुरसाने हाल कोई नहीं है, जो मर्जी आप लिखवा लें। लेकिन इन्होंने जो ये काम किया है ये बड़े वक्त के खिलाफ किया है और अपने आइन की जो है ना खिलाफ वर्जी की है, और इनको अपने मुल्क के राज किसी के सामने उगलने नहीं चाहिए। ये कि काबिल मुआखजा हो सकते हैं जब ये केस कंक्लूड हो जाए। अंडर आर्टिकल, ये आर्टिकल तो इसमें नहीं होगा, पाकिस्तान पीनल कोड का होगा। उसमें जो है ना ये ट्रस्ट इनके ऊपर था, इन्होंने ब्रीच ऑफ ट्रस्ट किया। तो किस तरह की कार्रवाई? क्रिमिनल केस मुमकिन तौर पर जी क्रिमिनल केस रजिस्टर होते हैं, जिसके अलावा इसमें सीक्रेट एक्ट होते हैं, बहुत सी चीजें होती हैं। तो आपने कहा टाइमिंग की, आपने बात की, ये टाइमिंग बड़ी इंपॉर्टेंट थी। जो भी है, क्यों कर रहे हैं मियां नवाज शरीफ साहब ये सब कुछ? मकसद क्या है बज़ाहिर आपकी नज़र में इसका? मेरा तो ख्याल है कि क्योंकि उनको डिस्क्वालीफाई किया है मुअज़्ज़ज़ अदालत सुप्रीम कोर्ट ने, वो शायद
अपनी खिफत को मिटाने के लिए, और शायद उनके मतलब जहन में कोई बातें होंगी कि इसकी वजह से मैं कुछ लोगों की हमदर्दियां हासिल कर सकूं, जो कि मेरा ख्याल है बिल्कुल गलत है। इस कौम के लोग वो बहुत ही अपने हुब्बुल वतन की तारीफ में आते हैं, वो किसी किस्म में मजबूरी की वजह से भी इस किस्म का सौदा नहीं खरीदेंगे, लिहाजा इनको एहतियात करनी चाहिए। और सबसे बड़ी बात एक और है, अब जून में हमारा जो है ना वो एक जिस पहले हमें वो FATFA में हमें उन्होंने ग्रे एरिया में डाला हुआ है, बिल्कुल। अब वो अल्लाह ना करे ऐसा वक्त आ जाए कि वो ये कहें कि ये मुल्क तो दहशत गर्द है, और इसमें दहशत गर्दी की वजह से आप देखो जो है ना इनको अब हम दहशत गर्द डिक्लेयर कर दे, ब्लैक उसमें डाल दें। ये टाइम इनको सोचना चाहिए था, और ऐसे वक्त में बुलाकर, इंटेंशनली बुलाकर, और वहां पर मुल्तान में वो जो था उसका जो है ना वो करवाया उन्होंने, वो नहीं करवाना चाहिए था। सर इंटरव्यू वो मियां साहब कॉन्फिडेंट तो बहुत ज़्यादा है अभी भी कि हमारी हुकूमत आ जाएगी, अवाम जो है वो वोट के ज़रिए फैसले को रद्द करेंगे, हमें दोबारा से मुंतखब कराएंगे, और आगे वज़ीर आज़म का उम्मीदवार भी कोई बाहर का बंदा नहीं, उनका अपना भाई है, तो फिर क्यों ये सारा कुछ हो रहा है? लेकिन ये बात तो अब आप अवाम पर छोड़ दें, वोटर पर छोड़ दें। वोटर ने दफा जो भी वोट नहीं, मैं नाउमीदी की बात कर रहा हूँ कि शहबाज शरीफ ही है ना वज़ीर, वो नहीं है तो शहबाज शरीफ साहब। मैं इस पर कोई कमेंट्स नहीं दे सकता हूँ कि क्यों शहबाज शरीफ या क्यों नवाज शरीफ, कोई और क्यों ना हो, जो भी इस मुल्क में वोट लेकर आए और इस मुल्क के लोग उसको समझते हैं कि ये हमारा ऐसा जो है ना एक लीडर बन सकता है जो मुल्क की, जिसमें तमाम मुल्क के वो जो उसकी मुल्क की जिम्मेदारियां हैं वो सही तरीके से निभा सकता है, तो ये कोई ज़रूरी नहीं है। लेकिन ये वोटर पर आप छोड़ दें, जब पर्ची बोलेगी, वोटर बोलेगा, सब पता चल जाएगा, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाना है। दूध का दूध पानी का मुतालबा कर मियां नवाज शरीफ भी कर रहे हैं, कौमी कमीशन बनाए जाने का मुतालबा कर रहे हैं, वो बनना चाहिए कौमी कमीशन, और मुमकिन तौर पर रुकावटें कहाँ से हो सकती हैं इस कमीशन के बनने में? नहीं, कमीशन तो ज़रूर बनना चाहिए, क्योंकि ये आज एक कोई नई बात तो नहीं है, बहुत सी बातें आएंगी। आपको याद होगा 2 मई का जो उसामा बिन लादेन वाला इंसिडेंट था, फिर ये 28 का जो नवंबर का इंसिडेंट हुआ है, उससे पेशतर ये जो डिबाइकल हुआ था कारगिल वाला, उससे पेशतर ये जो ईस्ट पाकिस्तान वाला मुदरमान, तो ये सारी चीज़ों का अहाता करना चाहिए देखने के लिए। लेकिन ये कमीशन की रिपोर्ट्स कहाँ चली जाती है? मुदरमान कमीशन की रिपोर्ट कहाँ चली गई, एबटाबाद कमीशन की रिपोर्ट कहाँ चली गई, और लापता अफराद कमीशन की रिपोर्ट कहाँ चली? ये रिपोर्टें जाती कहाँ हैं? बनते तो हैं कमीशन, यहाँ भी आप कह रहे हैं बनना चाहिए, लेकिन रिपोर्टें कहाँ जाती हैं? इस मुल्क की, लेकिन जैसे अब ये एबटाबाद कमीशन की रिपोर्ट है, हो सकता है कि उसमें ऐसे पोर्शन हो कि जो कि हमारे कौमी मफादात के अगेंस्ट हो, वो तो बात समझ आ जाती है। लेकिन कम से कम आप इस पब्लिक को नहीं तो पार्लियामेंट को, कैमरा में जिसको आप कहते हो कि हमारी सबसे सुप्रीम पार्टी है, वहां उनको तो बताओ। जहां तक मिसिंग पर्संस की बात है, मैं बताऊं, जब मैं चीफ जस्टिस था, मिसिंग पर्संस की कोई रिपोर्ट इस तरह नहीं बनती थी। जो के बात होती थी वो खुले आम मतलब अदालत, ओपन अदालत में होती थी, और लोगों को पता होता था कि कौन कहां पर कन्फाइन था और कैसे वो आ गया है। ठीक है नाज़रीन, जहां एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हम वापस आएंगे तो बात करेंगे कि मुल्की सियासत में और इंतखाबी अमल में खलाई मखलूक का कितना किरदार होता है। बात होगी छोटे से ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए। प्रोग्राम में एक बार फिर से खुशामदीद। इफ्तार चौधरी साहब, खलाई मखलूक का भी काफ़ी शोर है। मियाँ साहब ने ही बात की कि हमारा मुकाबला तहरीक इंसाफ या पीपल्स पार्टी के साथ नहीं बल्कि खलाई मखलूक के साथ है। कितना किरदार होता है खलाई मखलूक का हमारी सियासी अमल में या इंतखाबी अमल में? नहीं, मेरा ख्याल है कि इसके लिए आपको ज़रा अपनी साबका हिस्ट्री देखनी पड़ेगी। आप बहुत दूर ना जाएं, 1990 से शुरू कर लें, IGI से IGI से देख लें, असर खान का केस देख लें, फिर उसके बाद जब ज़िया-उल-हक का दौरे हुकूमत आया, किस तरीके से इंडिपेंडेंट लोगों को इलेक्शन लड़वाए गए, पॉलिटिकल पार्टीज़ को इजाज़त नहीं दी गई, जो कि फिर उसके बाद आप देखिए मुशर्रफ का जब दौर आया, फिर मुशर्रफ में इसी नैब को किस तरीके से इस्तेमाल किया गया और कैसे लोगों से पार्लियामेंटेरियंस बनाए गए, और उसके बाद फिर आप देख लें कि ये रिसेंटली
जब हमारा ये हो रहा था बलूचिस्तान की गवर्नमेंट का टॉपल होने का, उसके बाद फिर आप देख लें सेनेटर सिराजुल हक साहब का एक स्टेटमेंट आया था, और उसके बाद फिर आप ये जो इमरान खान साहब हैं चेयरमैन तहरीक इंसाफ, उन्होंने अपना दिस इज फॉर द फर्स्ट टाइम 20 लोगों को उन्होंने पार्टी से निकाला कि करप्शन में ये लोग इन्वॉल्व हैं। जब ये सारी बातों को लेकिन वो तो आप मिलाकर कहने पर सामने नहीं रखोगे, थे, ये तो उन्होंने वोट खान साहब कहते हैं फरोख्त कर दिए दूसरे लोगों को पैसे की खातिर, यहाँ कोई दबाव या प्रो हो गया ना। हाँ। आप देख लें किसी न किसी जगह से तो कहीं ना कोई, जैसे सिराजुल हक साहब ने कहा था कि ऊपर से, वो तो परवेज खट्टक साहब कहते हैं ऊपर से मुराद बनी गाला है। वो तो परवेज खट्टक के लिए था ना, उसका तो नहीं था ना। इसलिए आप देख लें सारी चीजों को टेबल पर रख लें और इसको रखें। और लेकिन ये मैं कहता हूँ कि देखें, ये जिसको भी खलाइक मखलूक का आप जो है ना नाम देते हो, उनको मुल्क के अंदर आइन और कानून की हुकूमत बनवानी चाहिए या देनी चाहिए। अच्छा सर, ये अवाम का मैंडेट है, आपका नहीं। अब मैं आपको एक बात बताऊं, हाँ। इस दफा अवाम इन इलेक्शंस में बहुत ज्यादा अवेयर है, उनको बहुत अच्छा पता है। मैं नहीं समझता हूं कि ये जो शायद कोई एक्सपेक्टेशंस हैं कि कोई गलत काम करवा लेगा, अगर खुदा न खास्ता ऐसी कोई रवश हुई, वो इस मुल्क की बेहतरी के लिए नहीं होगी। एक और चीज़ है सर, इंतखाबात से जुड़ी एक और चीज़ है, ये जो खदशात हैं इंतखाबात में ताख़ीर या फिर इंतखाबात के ना होने से मुतल्लिक, कितने संजीदा हैं आपकी नज़र में? मैं तो इसको रद्द करता हूँ, क्योंकि मैं तो एक अदना सा आइन का तालिब इल्म हूँ। मुझे इस बात का पता है कि जो आइन में अगर तो इन्होंने असम्बली पूरी मुद्दत करने के बाद डिसॉल्व की, बज़ाहिर तो यही लग रहा है 60 डेज होंगे, और अगर इन्होंने सिर्फ 1 या 2 दिन भी कह दिए तो फिर उसके बाद आर्टिकल 57 और 224 को आप मिलाकर पढ़ लें, फिर 90 डेज होंगे। हल्का बंदियों का मामला हो जाएगा। हल्का बंदियों का मामला जो है वो एक डिबेट होती है, डिस्कशन में आता है कि वो शायद ताखीर का जवाब फ्राहम करे। नहीं, अब तो वो मेरा ख्याल है कि उन्होंने जो काउंसिल ऑफ द कॉमन इंटरेस्ट में एक बात एग्री की थी, उस पर शायद इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुई, और ना ही अब कोई पॉलिटिकल पार्टी, क्योंकि एक सबसे बड़ी अच्छी बात जो इस टाइम पर हमारे मुल्क में है, पॉलिटिकल पार्टीज के जितने भी इस वक्त साहिबान हैं, सबकी ख्वाहिश है कि क्योंकि ये असम्बली 5 साल पूरे करने जा रही है, इस मुल्क में तब्दीली अगर आनी है वो वोट और पर्ची के जरिए से आए और किसी के जरिए नहीं आए। अब कोई भी इंटरेस्टेड नहीं है कि किसी भी तरीके से सिलेक्शन को डिले करवाए। अच्छा, जुडिशलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स की भी बड़ी हमारी सियासत में डिस्कशन होती है, और जुडिशल एक्टिविज्म की भी, और इसमें अब आजकल हमने देखा है कि वकला बरादरी तो आर्टिकल 184(3) के इस्तेमाल पर, अज खुद नोटिस के इस्तेमाल पर तो तकसीम थी ही, 2 मुख्तलिफ आरा थी। अब हमने देखा है कि जजेस के अंदर भी अब ये डिबेट हमने देखी, जो जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब का रेफरेंस में दे रहा हूँ, तो वाकई में अब अदालत को इस पर कोई यानी कि टर्म्स ऑफ रेफरेंस ऐसे देने होंगे कुछ ऐसे कि इसका इस्तेमाल किस हद तक होना चाहिए? नहीं, काजी फाइज ईसा साहब की कौन सी केस की मिसाल दे रहे हैं? उन्होंने बात की थी ना, जो हुआ था पेशावर में एक केस को स्टडी कर लें। उन्होंने यही कहा था कि 184 आप पढ़ें, और उन्होंने ये एक दूसरी बात ये कही थी कि 184 का इख्तियार जो है वो सुप्रीम कोर्ट के पास है। जो एक सेल उस सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो इंसानी हकूक का सेल है, उसके रेफरेंस में बात हुई थी, जो कि वो उन्होंने एडमिनिस्ट्रेटिव कि आप पढ़ें इसको और आपके पास इख्तियार है कि नहीं। ये तो उन्होंने डिनाई नहीं किया कि सुप्रीम कोर्ट 184(3). मैं आपको बताऊं, काजी फैज ईसा साहब बहुत सीजन्ड जज हैं, और वो जो भी उनकी अप्रोच होती है आइन और कानून के मुताबिक होती है। उन्होंने आइन के मुताबिक कि अदालत को ये एक्सरसाइज करने से पहले अपने आप को सेटिस्फाई करना चाहिए कि इसका तलाक तो देखिए प्रोसीजर्स होते हैं, ये बातें, लेकिन आप उस पर ये बात नहीं कह सकते हैं कि शायद इसमें जो है ना सुप्रीम कोर्ट में भी डिवीजन है। लेकिन एक डिबेट में ये चीज आई, उन्होंने डिस्कस की, जो डिबेट का एंगल था वो दूसरा था, ये बिल्कुल एंगल नहीं था। उसमें हर कोई एग्री करता है। मैं खुद भी जब इसको हम एग्जामिन करते थे, सारी चीजें करते थे, और अब भी मोहतरम चीफ जस्टिस साहब ऐसे नहीं लेते हैं किसी चीज का भी, वो बाकायदा उनके सामने मटेरियल पेश ठीक हो रहा है इसका इस्तेमाल, या फिर नए गाइडलाइंस अदालत को तरतीब देनी चाहिए कि यहाँ तक रिस्ट्रिक्ट होना चाहिए। वैसे तो फंडामेंटल राइट्स की बात है, लेकिन एक डिबेट है कि उससे भी बाहर चली गई ये चीजें ज्यादा। नहीं, ये बिल्कुल गलत बात है। मेरे वक्त में भी ये बातें होती थी, लेकिन हमारे जो सुप्रीम कोर्ट के रूल्स है 1980, उसमें सब चीजें कैसे बेंच होगा, कैसे ह्यूमन राइट, और ये 184(3) को अब आप पढ़ें, इसमें तो खुद पैरामीटर्स दिए हुए हैं, ऐसा ही है, उस पैरामीटर के मुताबिक काम करते हैं। लेकिन नून लीग या फिर जाके हुकूमतें कहती हैं कि उससे बाहर चली गई अदालत, अपने जो कानूनी उनका दायरा इख्तियार है। उस वक्त के जब कोई केस उनके खिलाफ हो जाए, उस वक्त उनको ये नजर आता है कि शायद
दायरा कार से बाहर हो गई है। और अगर नून लीग के हक में केस हो, जैसे पहले आपने देखा होगा होते आए हैं हमेशा, तो उनको तो कभी भी ये गिला किसी से नहीं होता था, बल्कि वो ये कहते थे कि वो जो कोयटा बेंच का केस है वो भी ठीक है, वो जो जस्टिस सज्जाद अली शाह साहब को हटाया वो भी ठीक है, और वो जो हमने सुप्रीम कोर्ट के ऊपर हमला किया था वो भी ठीक है, वो जो 1993 में इनकी असेंबली को दोबारा बहाल किया था वो भी ठीक है, और उनका जो उन्होंने 184(3) की एक्सरसाइज करके जुरिस्डिक्शन इनको मुल्क में वापस आने की इजाज़त दी गई थी वो भी ठीक है। अगर ये वो बातें ठीक है तो आज इनको एतराज़ नहीं करना चाहिए। नैब की कारकर्दगी को कैसे देखते हैं? ये वो नैब है कि पनामा केस के दौरान जब समाअत हो रही थी तो इस नैब को दफन शुदा करार दिया गया था कि नैब तो दफन हो गया, ये मुर्दा घोड़ा है। चेयरमैन की तब्दीली के बाद अब नैब हमें काफ़ी मुतहर्रक दिखाई दे रहा है, लेकिन नून लीग ये गिला करती है कि नैब का सूरज सिर्फ पंजाब में चमक रहा है, दीगर सूबों में वो गर्मजोशी नहीं है जो पंजाब में है। ठीक कर रहा है काम नैब, या फिर नून लीग के बकौल पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन हो रही है? ये जो आप क्वेश्चन पूछ रहे हो ना, इसका बहुत बड़ा आप जो है ना कैनवस आपने बहुत बड़ा रखा हुआ है। हाँ। जब एक इंस्टीट्यूशन काम करता है ना, वो कानून के मुताबिक करता है, चाहे वो पंजाब हो, चाहे बलूचिस्तान हो, सिंध हो, या केपी हो, या फॉर दैट मैटर इस्लामाबाद हो। अगर किसी को ग्रीवेंस है तो उसके लिए रेमेडी आपके पास है। अगर आपको रेमेडी आपकी तसल्ली नहीं हो सकती है तो फिर इसका मतलब है कि नैब सही तरीके से काम कर रहा है। हाँ, ये मैं जरूर कहूंगा कि मौजूदा चीफ ये जो नैब के चेयरमैन आए हैं, इनके आने की वजह से इस नैब को रिजल्ट ओरिएंटेड होना चाहिए। अभी तक रिजल्ट ओरिएंटेड ये नहीं बना है। रिजल्ट ओरिएंटेड ये होता है कि जब आप केस शुरू करें, पुराने सबका केसेस कितने पेंडिंग है अभी तक, लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, बल्कि जो गरीब हैं जो कि मतलब जाहिर है कि जिनका कोई वसीला नहीं है, वकील नहीं कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते, वो जेलों में पड़े। जो बड़े बड़े लोग हैं वो अलग हैं। आपने देखा हमारी तो इस्लामी जो है ना वो तालीमात भी है कि कानून एक होना चाहिए। ये बातें तो नवाज शरीफ साहब भी आजकल करते फिर रहे हैं, अमीर के लिए दूसरा और गरीब के लिए दूसरा। ये बातें तो आजकल नवाज शरीफ साहब भी करते फिर रहे हैं। वैसे जो बातें अभी आपने उनसे पूछेंगे फिर आप अभी तक इतने बड़े एलिगेशन ही मैं कहूंगा प्रेमा फेशी इतने एलिगेशन का फेस कर रहे हैं, लेकिन आपको तो कस्टडी में इस चेयरमैन साहब ने जो कि नैब के हैं सेक्शन 24 की पावर्स इस्तेमाल करते हुए अभी तक नहीं भेजा, पर उसकी क्या वजह? मियां साहब तो नैब के किरदार पे सवालात उठा ही रहे हैं। बेसिकली ये जो $4.9 बिलियन वाला जो एक प्रेस रिलीज थी, उसने मियां साहब का जो एक मौक़िफ़ है नैब के बारे में उसको तक़वियत नहीं दी। नहीं, वो देखे ना 4.9 में मैंने पहले भी मुझसे किसी ने पूछा था, मैंने कहा था कि ये बिल्कुल इनका जो है ना गलत स्टैंड है नैब का, और ये उस रिपोर्ट को रिलाय कर रहे हैं जो कि वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट है, ऐसा ही है, जो कि खुद जो है ना प्रिजेम्पटिव और दे दी थी बाद में, उस पे वजाहत किया उसकी है, वो प्रिजेम्पटिव टाइप की स्पेकुलेटिव है, वो उसमें कुछ भी नहीं। और दूसरा नैब का इख्तियार नहीं है, मनी लॉन्ड्रिंग का एक्ट है 2010 का, उसके नीचे और लोगों का है, इसलिए नैब को ये काम नहीं करना चाहिए था। यस, नैब उस वक्त काम कर सकती है जबकि स्टेट बैंक इनके सामने फेडरल गवर्नमेंट से इजाजत लेकर कोई इन्वेस्टिगेशन भेजेगी। 3 एजेंसियां हैं उनके पास, एक तो थी नैब, ये जो हमारी स्टेट बैंक है किसको भिजवाएगी, या वो जो उनकी कमेटीज बनती हैं उसमें मनी लॉन्ड्रिंग में, एक होती है नैब, दूसरी होती है FIA, तीसरी होती है नार्कोटिक्स। बिल्कुल। तो उसमें से अभी तक तो आपके पास कोई केस आया नहीं था उस रिपोर्ट को, जो कि रिपोर्ट खुद ही पहले ही रद्द हो चुकी है और स्पेकुलेटिव किस्म की रिपोर्ट है। आपको किसी के अगेंस्ट कोई भी हो इतना बड़ा इल्जाम नहीं लगाना चाहिए। ठीक है नाज़रीन, यहाँ एक ब्रेक शामिल करते हैं प्रोग्राम में। ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो दीगर अहम सियासी अमूर पर बात होगी। स्टे विद अस। वेलकम बैक टू द शो। इफ्तार चौधरी साहब, मियां नवाज शरीफ साहब के खिलाफ जो केसेस हैं नैब में रेफरेंस चल रहे हैं, 128 सवालात पर मुश्तमिल सवालनामा दिया गया है मियां साहब को। हो जाएगा 9 जून तक ये मामला कंक्लूड? जहाँ तक ये बड़ी आजकल मैं सुन रहा हूँ कि जी 127 से 128 क्वेश्चन दिए हुए हैं। ये एक क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में प्रोविजन है, उसको कहते हैं 342 342 का जो उनका होता है। बिल्कुल, इसकी सिर्फ एक्सप्लेनेशन ली जाती है, एविडेंस जो इनके खिलाफ आया होता है, इसकी बेसिस पर जो भी जवाब दें, किसी के खिलाफ जो गिल्ट होता है या जो चार्ज होता है ना,
वो साबुत नहीं होता है। इसलिए इन क्वेश्चंस की इतनी इंपॉर्टेंस नहीं है। सिर्फ मुल्जम को ये होता है कि उसको हर एविडेंस जो इसके खिलाफ आया उसको बताया जाए, सफाई का एक मौका मिलता है पूरा। नहीं, सफाई नहीं, उसकी एक्सप्लेनेशन थे। ये सिर्फ उसने एक्सप्लेनेशन, सफाई का दूसरा है। अदालत ने उनसे ये भी कहा ना कि आखिरी सवाल में कहा है कि अगर आपके पास कोई एविडेंस है तो आप वो भी दे सकते हैं। वो उसमें एक क्वेश्चन ये आमतौर पे पूछा जाता है कि आप कोई दे सकते हैं, तो वो एक ही बात लिख देंगे कि मैं विटनेसेस के जरिए अपना एविडेंस दूं, लेकिन इसकी कोई इंपॉर्टेंस नहीं। लेकिन मेरा ख्याल है कि 9 जून तक इस केस को फैसला हो जाना चाहिए। हो पाएगा या नहीं, जाना चाहिए तो और बात है। नहीं, मुझे नहीं पता कि प्रोसिक्यूशन के पास और कितना एक एविडेंस है, क्योंकि 342 का स्टेटमेंट तो किसी वक्त भी रिकॉर्ड हो सकता है। और उसके बाद फिर आपने उनके जो आईओ हैं वाजिद साहब, उनको भी बुलाया हुआ है, शायद परसों उनका स्टेटमेंट भी होना है। उसके बाद फिर इनका डिफेंस भी होना है, शायद ये ओथ पर भी स्टेटमेंट दे दें। वो एक अलहदा प्रोविजन होती है हमारे कानून के नीचे। तो अभी तक ये नहीं मैं कह सकता। और प्रोसिक्यूशन क्या करने जा रही है, कब अपनी साइड क्लोज करेगी, उसके बगैर मैं नहीं कह सकता। अच्छा, इसके अलावा आपकी अपनी जमात भी है, इंतखाबात करीब आ रहे हैं, किस हद तक आप पूरे मुल्क में कैंडिडेट्स अपने खड़े कर रहे हैं और खुद कहाँ से इलेक्शन लड़ रहे हैं? देखिए, ये मैं आपको एक बात बताऊं, हमारी जो पॉलिटिकल पार्टी है उसकी हमारे 3 अहम असूल हैं। उसमें सबसे बड़ी बात यह है कि अदल, एहतसाब और मसावात हो। हमारी पार्टी कोशिश कर रही है कि अच्छे से अच्छे साफ सुथरे, यानी कि ऐसे कैंडिडेट हों कि जिन्होंने पहले कभी इलेक्शन भी ना लड़ा हो, हम कोशिश करके इस तरह लें। क्योंकि मैं नहीं बिलीव करता कि ये जो हमारी डिफेक्शन होकर आजकल इतना आपने देखा कि मुल्क में, ये एक इस पार्लियामेंटेरियन जो सिस्टम, डेमोक्रेटिक सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट है, उसके लिए नासूर है। और ये नहीं है कि सिर्फ ये हमारे मुल्क में भी है। आप क्रॉस द कंट्री चले जाएं, वहां बल्कि 67-68 में एक दफा 438 लोग इस तरह हुए थे। अगर आप ये वेस्ट मिनिस्टर टाइप की डेमोक्रेसी को बड़ा सपोर्ट करते हैं, वहां पर भी आप देखें वो जो थे विंस्टन चर्चिल, उनके भी मतलब ये था। एक और बहुत बड़े उधर पार्लियामेंटेरियन हुआ करते थे, रमसे मैकडोनल्ड, उनके मतलब भी ये था। फिर वो जो विलियम जो है ना ग्लेट्रॉन थे, उसके मतलब भी था। बल्कि ये चलती है चीज हर जगह पर, ये खराब चीज है। हाँ, हमारी कोशिश ये है कि हम ऐसे लोगों को लाएं जिनको साफ सुथरा हो, और कोशिश करेंगे कि पाकिस्तान से ज्यादा लोगों को खड़ा करें इस पॉइंट ऑफ व्यू से कि हम लोगों को अपना व्यू पॉइंट ऑफ व्यू बता सकें कि हम इन्हीं वजूहात से, जिसकी वजह से ये डिफेक्शन भी हो रही है और भी बड़ी सी कोताहियां हैं, खराबियां हैं, खुद कहां से ये सिस्टम नहीं। कहां से लड़ रहे हैं, कितने हल्कों से लड़ रहे हैं? मेरा तो घर कोयटा ही है ना, मैं तो इंशाल्लाह कोयटा से। और कहीं से भी लड़ रहे हैं कोयटा के अलावा, या फिलहाल तो कोयटा से एक ही हल्के से लड़ेंगे? अभी तो शेड्यूल आने दें, बैठेगी कोर कमेटी, वो फैसले करेगी। पता नहीं मतलब कोई और भी हल्का दें या नहीं दें, उसमें मुझे भी तो अप्लाई करना पड़ता है ना। अच्छा, आपका पार्लियामानी बोर्ड होगा, आप खुद उसमें अप्लाई करेंगे? तो हर कोई इसी के लिए करेगा। अच्छा, दूसरा सर, जनूबी पंजाब सूबे की बात हो रही है। तहरीक इंसाफ ने कहा है कि 100 दिन के अंदर अंदर हम हुकूमत में आके उसको सूबा बनाएंगे जनूबी पंजाब को। कितना काबिल अमल है ये प्लान? बनना चाहिए या नहीं, आप इसके हक में? देखिए, तहरीक इंसाफ ये इन 5 साल में खासी मेजोरिटी के साथ तीसरी बड़ी पॉलिटिकल पार्टी प्रोविंशियल नेशनल असेंबली में थी। इसी तरह ये प्रोविंशियल असेंबली में भी इनकी थी। इन दिनों में इन्होंने कोई ऐसा खातर काम नहीं किया। यहाँ तक कि आपने देखा होगा कि जो कि फाटा का मर्जर है, जिस पर मेरी पार्टी का तो ऑब्जेक्शन है, वहाँ भी इनका कोई ऐसा सच रोल नहीं है। मैं ये समझता हूँ कि जो कि अब वो कहते हैं ना जंपिंग शिप, वो जो जंपिंग शिप करके लोग आए हैं, उन्होंने जो है ना डिफेक्शन की है, वो इस वजह से मेनली कि मार्च 63A कॉन्स्टिट्यूशन के और कोई एंटी डिफेक्शन लॉ नहीं है इस मुल्क में। अगर वो ऐसा लॉ होता शायद ना होते। ये सिर्फ उनका डिमांड है, और वो उन सादा लोगों को, अगर आपका कोई ताल्लुक हो, वास्तव में तो अभी पिछले दिनों गया हुआ था, हमारे उस इलाके के जनूबी पंजाब के लोग बड़े सादा हैं, खासतौर पर वो रियासत के लोग जिनको रियासती भी कहते हैं। सिर्फ उनको एक दफा और ये बताने के लिए कि हम आपके बहुत बड़े हमदर्द हैं और हमदर्दी की वजह से इलेक्शन करवाएंगे। लेकिन मैं ये समझता हूं कि 90 या 100 दिन में, अगर मुझे नहीं पता होने वाला क्या है, 100 दिन के अंदर अगर किसी को इख्तियार मिलता है तो वो नामुमकिन है, बिल्कुल नहीं कर सकेंगे, और ऐसा होना भी नहीं है। एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट बना दें। लेकिन हमारी पार्टी का एक और पॉइंट ऑफ व्यू भी सुनो। हम ये कहते हैं आप इतनी दूर क्यों जाते हो, आप बहावलपुर सूबे को बहाल करें। बहावलपुर सूबा जो आपकी रियासत थी 1955 में तक आपकी रियासत रही, पूरा जो है ना इंफ्रास्ट्रक्चर उनके पास था। वहां पर आपको कोई ना डिलिमिटेशन कराना या कुछ करना या कुछ भी नहीं करना। और ये तमाम जितने भी मेन जो हमारे जनूबी पंजाब के शहर आते हैं,
उसमें सारे कवर हो जाएंगे। शॉर्टली एंड क्विकली 30 सेकंड में जवाब दीजिएगा कि आप सदारती निज़ाम के हामी हैं, तो क्या आइन तब्दील होना चाहिए, नया आइन की आप बात करते हैं, या इसमें बड़े पैमाने पर तरमीम होनी चाहिए? नहीं, हम इस आइन के ही जरिए तरमीम करके सदारती निज़ाम, अब मैं आपको बताई थी मैंने बात डिफेक्शन की बात, डिफेक्शन और एक सबसे बड़ी जो है ना कबाहत इस सिस्टम में नजर आई। इंडिया में एक दफा इस पर रिसर्च हुई थी बहुत बड़ी, उन्होंने रिसर्च के नतीजे में ये कहा था कि ये जो हमारी डिफेक्शन का मतलब है, एंटी डिफेक्शन लॉज के बावजूद जो है ना लोग डिफेक्शन करते हैं, इससे जान छुड़ाने की एक बात ये, क्योंकि डेमोक्रेसी स्ट्रेंथन नहीं हो रही है, मिसट्रस्ट होता है लोगों का। आप मुझसे तो वोट लेकर क्या करेंगे, तो वहां जाकर अपना घर आपने आबाद कर लिया। तो इसमें प्रेसिडेंशियल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट हम इसी आइन को अमेंड करके इंशाल्लाह लाएंगे, और वहां फिर आप देखेंगे कि ये जो डिफेक्शन है, डिफेक्शन के इस किस्म की कबाहत से भी हम सब की जान छूट जाएगी। बहुत शुक्रिया इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी साहब प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। नाज़रीन, आपने तफसीली गुफ्तगू मुलाहिज़ा की इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी साहब की अहम कानूनी और सियासी अमूर पर। आज के शो में इतना ही। फीडबैक जरूर दीजिएगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।